मैं वॉशिंगटन गया था एक छुट्टी पर। यह जगह वो थी जहाँ जाने का सपना बचपन से देखा था। मेरा इरादा था कि सिएटल के आसपास घूमूंगा और ज़्यादातर वक्त मैं शहर में बिताऊंगा। लेकिन वॉशिंगटन के उस विशाल जंगलों और जंगल में कैंपिंग करना तो सही था। मैं सिर्फ एक रात के लिए कैंपिंग करना चाहता था, फिर शहर लौटने का इरादा था। मैंने पहले भी कुछ बार कैंपिंग की थी, लेकिन कभी अकेला नहीं। तो ये मेरा पहली बार था। मैंने किसी लोकल दुकान से कैंपिंग सामान किराए पर लिया और एक छोटे से रास्ते में कैंपिंग ग्राउंड्स ढूंढा। मैं वहां जा पहुंचा और सूरज निकलने से पहले ही कैंपिंग ग्राउंड्स पर पहुंच गया। जगह थी जहां पहले कैंपर्स के छोड़े हुए सामान, कुछ पुराने सामान, कुछ कचरे जैसे सबूत थे। मैंने अपना टेंट एक पेड़ के पास, जहां जगह साफ थी, सेट किया। जितना मुझे पता था यहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ देखने लायक नहीं थी, तो मैं बस वही चैन से और शांति से रहने आया था। शाम के समय मैंने एक आग जलाई और अपने पास वाले जिपलॉक बैग से नूडल्स बनाया। मैंने बहुत सारे बनाए और जब काम खत्म हो गया तो मैंने आग के पास बैठकर समय बिताया सोचने में। तभी मेरे बीच में से कोई मेरी पीठ से छुप कर पीछे से आया और मेरे कैंप फायर के दूसरे किनारे बैठ गया। ओ हे, क्या तुम भी यहाँ कैंपिंग कर रहे हो? मैंने कोशिश की स्ट्रेंज सिचुएशन को कम ऑकवर्ड बनाने की। उसने मुझे देखा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे और दोनों तरफ देखा, अगर कोई और है तो, लेकिन हम दोनों ही थे। कुछ पल बीत गए, उसके उठते ही वो चल दिया। मैं याद नहीं कर सकता कि मैं ज्यादा नर्वस, क्रीपी या कंफ्यूज था। फिर भी वहां रुका और 1 घंटे तक आंख खुली रखने की कोशिश की। अंत में मैंने अपनी आंख बुझा दी और अपने टेंट में गया और दूसरे 1 घंटे तक जाग कर बैठा रहा। रात के बीच में मैं एक अजीब सी आवाज की वजह से जाग गया। कैंप फायर की क्रैकलिंग आवाज। मैंने आंख खोली और अपने टेंट के सामने खिड़की में सफेद रोशनी देखी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने टेंट को खोल दिया, मेरे कैंप फायर को दोबारा जला दिया और 4 आदमी उसके आसपास बैठे हुए थे, मुझे सीधे देख रहे थे। उनमें से एक आदमी पहले वाला था, जिसने मुझे पहले ही देखा था। मैं धीरे से टेंट से बाहर निकला और डर के मारे उन सभी को देखा। कहने से पहले एक आदमी ने मुझसे कुछ अनजानी भाषा में कुछ कहा। फिर 2 लोग मेरे पास आए और मुझे आकर पटकने लगे। मेरे फोन और वॉलेट ले ली। वो सभी लोग मुझसे ज्यादा बड़े और मजबूत थे। बचाव करने का कोई मतलब नहीं था। जब उन्होंने मुझे अच्छी तरह से छानबीन लिया तो मुझे कैंपिंग साइट पर दूर ले गए। हमने करीब 20 मिनट तक जंगलों में चलना शुरू किया और मुझे रोककर उन्होंने मेरे सर पर एक जोरदार फटका दिया और भाग गए। शायद उनका इरादा था मुझे बेहोश कर देना, या कम से कम मुझे ऐसी स्थिति में डाल देना कि मैं उनके पीछे नहीं जा सकूं। मैं खड़ा हुआ और तुरंत इनकी तरफ भागा, लेकिन उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया। वक्त से जब तक सारा एड्रेनालिन निकल गया, मेरे सर में बहुत दर्द था और सही से सोचने में मुश्किल हो रही थी। और वैसे भी बिल्कुल अंधेरा था और मैं गिरा हुआ पेड़ों और झाड़ों के नीचे टकरा रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं सीधा जा रहा या नहीं। करीब 30 मिनट के बाद जब मैं चल रहा था, मैं बेहोश हो गया। उसका मिक्सर होने की वजह से जब मुझे होश आया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी लॉस्ट हो गया था। मैं चल रहा था आशा करते हुए कि ये सही दिशा है, और ये भी जानते हुए कि मैं और भी हो जा सकता था। 2 घंटे तक ऐसे चलने के बाद जब सुबह का दामन दिखाई दिया, तब मैं इंटरस्टेट पहुंचा और एक और आधे घंटे बाद मैंने आखिरकार एक गाड़ी रोकी और उससे बच गया। शहर वापस पहुंचकर मैंने पुलिस से संपर्क किया और अपनी गाड़ी वापस ली, और सभी इवेंट्स के बारे में पुलिस को सब अच्छी तरह से बताया। मैंने किराए पे लिए थे, वो लोग ने ले चले गए थे, इसलिए मुझे उसका भी भुगतान करना पड़ा। क्या लगता है कि उन लोगों को मुझे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उस विशाल जंगल में रात के बीच अकेले छोड़ देना उनके लिए भी काफी था। छोटे शहर में 2 बार उनसे मुलाकात होने की वजह से वैसे भी डर लगा हुआ था, लेकिन शायद यही उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ।
मैं एक रोड ट्रिप पर था और राज्यों के बीच से वापस जा रहा था। मैंने एक इंटरव्यू के लिए स्टेट्स के दूसरे किनारे तक जाने के लिए कुछ दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी। इसलिए मैंने प्लेन से ना जाकर खुद की गाड़ी से सफ़र करना चुना। बात कुछ इस तरह थी कि बाहर बारिश हो रही थी, जो आमतौर पर एक सुपर सफ़र बनाता है, लेकिन ये रात के बीच में था, इसलिए दिखाई कम दे रहा था। पर घने जंगल और लंबी एक मार्ग रास्तों से गुजर रहा था। सफ़र की लंबी लगभग 10 घंटे की थी और बारिश के कारण मैंने थोड़ा सा देर किया अतिरिक्त समय भी सोचा था। रात के 1 बजे के बाद था जब मैंने अपना फ़ोन देखा और देखा कि अगले मोड़ तक अभी 32 किलोमीटर थे। किसी खास कारण से गूगल मैप्स मुझे पहले से लिए हुए रास्ते से अलग रूट पर ले जा रहे थे। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दी और मैं कुछ समय के लिए चलने लगा। लगभग 30 मिनट बाद मैंने अपने फ़ोन पर फिर से नज़र डाली तो अभी भी 32 किलोमीटर की दूरी दिखाई दी। मैंने और ध्यान से देखा और मेरी गाड़ी मैप पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। मैंने उसे क्लिक किया और ऐप को रिस्टार्ट किया, लेकिन वो स्क्रीन पर ही फ्रीज हो गया। और परेशान करने के लिए वो सिर्फ यही दिखा रहा था कि 32 किलोमीटर बाद राइट टर्न करना है। किसी रोड या स्ट्रीट का नाम नहीं था। ना मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब टर्न लेना है। बस एक छोटा सा याद था कि एक रोड का नाम जो पहले मुझे दिखाया गया था, अगर मैं उस स्ट्रीट साइन को देख लेता तो पहचान जाता और याद रख लेता, लेकिन अपने आप से मुझे बिल्कुल याद नहीं था। परिस्थिति को ध्यान में रखकर मैं और थोड़ी देर तक चलने का फैसला किया। उम्मीद थी कि शायद ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से है और जब डेंस फॉरेस्ट से बाहर निकलूंगा तो खुद ही सही हो जाएगा। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं अब भी जंगल में था और बारिश अभी तक जारी थी, लेकिन एक चौराहा दिखाई दिया। चौराहे पर एक ट्रक रोड के किनारे पार्क हुआ था और मुझे लगा कि शायद उन्हें भी वही प्रॉब्लम हो गई है जो मेरे साथ है। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और स्ट्रीट साइन को देखा और मुझे हैरानी हुई मैं उसे असल में पहचान सकता हूँ। कुछ सजावट हो या फिर नींद की कमी की वजह से मेरा झूठी याद बन गई है, लेकिन मैंने भरोसा करके टर्न कर लिया। शुरुआत में मैं अपनी चॉइस पर काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लग रहा था कि मैंने सही फैसला किया है, लेकिन 1 घंटे के सफ़र के बाद भी मैं अभी तक जंगल में था। मुझे यकीन हो गया कि मैंने वापस जाते वक्त इतना समय जंगल में ड्राइव नहीं किया था, तो कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने फ़ोन को चेक किया, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। लेकिन आगे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, जिसकी वजह से एक बिलबोर्ड साइन दिखाई दिया। जंगल के बीच में एक मोटल था, बिल्कुल आइसोलेटेड फॉरेस्ट में। ये मोटल के लिए एक अजीब सा छाया था। लेकिन मैंने पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकी ताकि मैं अपनी सिचुएशन का हल निकाल सकूं। पूरा पार्किंग खाली था, एक भी कार नहीं। लेकिन 1 मिनट बाद वही ट्रक जो चौराहे पर था वो मेरे सामने पार्किंग लॉट में आके रुका। बारिश की वजह से मैं उन्हें ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पाया, इसलिए मैंने उन्हें इग्नोर किया और अपने फ़ोन को सही करने में जुट गया। मैं शायद 15 मिनट तक वहीं बैठा था। जब मैंने फैसला किया कि मोटल के अंदर जाने का या तो मदद मांगने का या एक कमरे ले लेने का, तब मेरे विंडो पर एक दस्तक ने मुझे डराया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो बारिश में जोर से चिल्लाते हुए बोला। मैंने थोड़ा सा विंडो खोला। बारिश मेरे ऊपर बरसी। सही उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत है और एक बहुत स्पेसिफिक एड्रेस बताया, जैसे कि मैं उस जगह को जानता हूँ। सॉरी यार, मैं भी बिल्कुल लॉस्ट हूँ, तुम जैसा ही हो, मैंने कहा। उन्होंने मुस्कुरा दिया और कहा, हैव अ नाइस डे, कहकर अपने ट्रक की तरफ वापस चल दिए। बारिश 1 मिनट बाद मैं कार से बाहर निकलकर मोटल के अंदर दौड़ पड़ा। फ्रंट रूम में अंधेरा था और कोई नहीं था डेस्क पर। मैं देखते हुए कि कहीं पे कोई नहीं है, तो मैंने डेस्क के ऊपर झुक कर देखा। तभी पीछे से फ्रंट डोर खुला। मैंने मुड़ कर देखा कि वही आदमी जिसने ट्रक चलाया था वो मोटल के बाहर खड़ा था। उनका पूरा जिस्म पानी से भीगा हुआ था, लंबे बाल से पानी टपक रहा था। उनके चेहरे पर एक सर्दी और डरावना एक्सप्रेशन था और उनका हाथ एक तरह से उनके जेब में छुपा हुआ था। उसी समय मुझे जल्दी से आगे बढ़ने का फैसला हुआ, लेकिन किसी खास वजह से उन्होंने मुझे रोका नहीं और मैं उनके पास से जल्दी से निकल गया।
और डोर तक पहुंचा। जब मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चल रहा था, मैंने उस आदमी को बिल्डिंग से बाहर निकलते सुनाई दिया और उनके कदम मेरे पास आने की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने गाड़ी में बैठकर उसको देखा और बारिश में मेरी खिड़की की लैच की आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है कि मेरी गाड़ी ऑटो लॉक होती है, इसलिए जब मैंने आवाज़ सुनी, मैंने जल्दी से डोर लॉक कर दिया। उस आदमी के डिस्टर्बिंग रेस्ट फील्ड आइज से मुझे देखकर मुझे डर लगा। बोलने की कोशिश कर रहा था और गाड़ी पूरी तरह से हिल रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और इतनी तेजी से चलाई कि मैं उस आदमी को ऑलमोस्ट टक्कर मार देता। मैं वापस चौराहे पर पहुंचा और उसी रास्ते पर तेज चलने लगा जिस पर पहले जा रहा था। शुक्र है कि करीब 20 किलोमीटर के बाद एक शहर में पहुंचा और मदद मिली। पता चला कि मोटल कुछ महीने पहले बंद हो गया था, लेकिन उसका साइन अभी भी काम कर रहा था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं ही नहीं जानता कि उस आदमी का इरादा क्या था और क्या वो पूरी प्लानिंग के साथ मेरे साथ ये सब कर रहा था। लेकिन एक बात पे मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस मोटल से बच के निकल गया। मुझे बहुत लकी फील हो रहा था क्योंकि यदि मैंने चौराहे पर सही रास्ता नहीं चुना होता तो शायद मुझे उस आदमी से फिर से मिलने की स्थिति हो सकती थी। मुझे अपनी सुरक्षा और सुरक्षित रास्ते चुनने की जरूरत है। सफर को मद्देनजर रखते हुए अपने अगले सफर को एकदम सावधानी से निकलूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 25 साल की उम्र में अकेला रहना शुरू किया था। इससे मुझे खुद के साथ और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन हुआ और एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं हमेशा करना चाहता था, एक लंबी हाइक पे जाना। शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता था कि अकेले करने से ये एक सफलता की फीलिंग देगा। आउटडोर एक्टिविटी में पहले कभी अनुभव नहीं किया था, तो ये मेरी पहली बड़ी ट्रैक थी। ऑनलाइन पर लिखा था कि ये 8 घंटे की हाइक है, तो मैंने पानी और खाने के लिए सामान ले लिया और मंडे के सुबह हाइक के लिए निकल पड़ा। चलना शुरू किया तो पहली बात जो मुझे दिखी वो थी कि रास्ते कितने पतले थे। मुझे ये नहीं पता था कि ये नॉर्मल है या नहीं, लेकिन इतना पतला कि बिना रास्ते के किनारे छुए चलना मुश्किल था। रास्ता इतना पतला होने के बावजूद भी वो काफ़ी साफ था और मुझे भरपूर दिन के समय वापस लौटने से पहले लौट जाने का भरोसा था, तो मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मैंने पहले कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं की थी, लेकिन मैं अभी भी अच्छी शेप में था, तो लंबी दूरी चलना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हाइक के लगभग आधे रास्ते तक मैं खुद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। परेशानी नहीं थी, लेकिन आगे बढ़ते जाते हुए मुझे थकावट का एहसास होने लगा। मैंने अपनी गाड़ी बार बार चेक की और जब तक मैं 6 घंटे तक चल रहा था और एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचा था, मुझे चिंता होने लगी। मुझे कहा गया था कि हाइक का एंड पॉइंट एक छोटा ओवरलुक है जिससे मैं आसानी से मिस नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक मैं 2 घंटे पीछे था। तब मैंने सोचा कि शायद इसका मतलब है कि ये 8 घंटे का रास्ता सिर्फ एक तरफ जाने का है और लौटने का समय नहीं है। लेकिन मैंने ये भी जान लिया था कि अगर मैं अभी नहीं लौटूंगा तो मुझे अंधेरे में जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने पलट कर रास्ता लौटना शुरू कर दिया। वापस चलने के दौरान मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मुझे ऊपर चढ़ने के दौरान दिखाई नहीं दी। खास करके मैंने देखा कि किसी तरफ से एक लाइन के साथ पंक्तियाँ थी जो एक जंगल के कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। मैं सोचा कि शायद पहले मुझे उसकी दिखाई नहीं दी क्योंकि मैं अलग एंगल से देख रहा था, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया और मुझे ये मदद नहीं कर रहा था। हाइक वापस जाने के बाद जो टोटल 9 घंटे फॉरेस्ट में रहने का समय था, उस वक्त रास्ता जहाँ मैं चल रहा था वो वाइड होने लगा। एक चीज़ मैं पक्का जानता था कि रास्ता पूरी हाइक के दौरान पतला ही रहता है, इसलिए जब मैंने ये देखा तो मुझे डर सा लग गया। जानता था कि मैं गलत रास्ते पर कैसे आ गया। शायद मैंने कहीं एक साइड पाथ ले लिया होगा भूल से। मैं वहाँ खड़े होकर डर से कांप रहा था और अगले कदम के लिए अनिश्चित था। सूरज डूब चुका था और अगर दिन में ही गलत रास्ता ले लिया होता तो मुझे अंधेरे में सही रास्ते कैसे फॉलो करता ये भी पता नहीं था। चुने हुए चुनौतियों के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं फिर से पलट गया और सबसे अच्छा उम्मीद करने लगा।
लेकिन अभी तक ही सफ़र शुरू होते ही मैंने फिर से फुटप्रिंट्स देखे। पहले देखे हुए फुटप्रिंट्स नहीं थे और ये मुझे अंधेरे में नज़र आए। मैंने उस दिशा की तरफ देखा जहाँ फुटप्रिंट्स जा रहे थे, लेकिन अब अंधेरा इतना था कि मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर बाद मैं कुछ भी नहीं देख पाया। चांदनी में एक हल्की सी बदलती रोशनी थी, लेकिन मैंने टॉर्च नहीं लिया था। अप्रैल के महीने में था, तो मेरे साथ वाले रास्ते में रात में ठंड अच्छी हो सकती थी। जब मैं चल रहा था तो सिर्फ ग्रेवल की आवाज़ और जंगल की हल्की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब तक मैं आगे जाते वो आवाज़ें भी ख़त्म हो गई। तब तक मैं कुछ भी नहीं देख पाया। चांदनी की रोशनी में एक हल्का सा साया मुझे दिखाई दिया, जो किसी पास वाले पेड़ के पीछे से उठ रहा था। मेरे से शायद 10 कदम दूर था, जंगल के अंदर। लेकिन ये देखकर मुझे डर लगा कि वो क्या कर रहा है और क्यों उसने खुद को छुपा रखा है और किसी से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्दी से ट्रेल के आगे की तरफ चलने लगा और 30 मिनट बाद मुझे वो जगह मिली जहाँ मैं गलती से रास्ता छोड़ गया था। कई घंटे बाद मैं बाहर निकला और अपनी गाड़ी तक पहुंचा। मैं अपने आप को कई हफ्ते तक रूठा हुआ महसूस किया, क्योंकि मैंने खुद को ऐसी मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। फिर और भी बुरा हुआ। मुझे लगता है कि ठीक 3 हफ्ते बाद, जब मैंने खबर में देखा कि जंगल में जहाँ मैं हाइकिंग कर रहा था वहाँ 2 डेड बॉडीज मिली। उन्होंने बिल्कुल सही जगह नहीं बताई थी, लेकिन वो ट्रेल के करीब ही था जहाँ मैं गया था। लगता है कि उन्होंने उसके पीछे वाले व्यक्ति का पता नहीं लगाया। मैं श्योर हूँ कि एक वक्त पर मैं उनसे सिर्फ 10 फीट दूर खड़ा था, उनकी ठंडी सांसें को अंधेरे में देखने के लिए काफ़ी करीब था।